बच्चों मैं आप लोगों से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट डिस्कस करने जा रहा हूं और इसको मैं जिस सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूं उससे आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा इसका फॉर्मेट। और आप आसानी से इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। शुरुआत करिए प्रॉफिट एज पर बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। फिर आपको उसमें सिर्फ जीआईपी स्क्वायर ध्यान रखना है। ई स्क्वायर टी के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले जीआईपी स्क्वायर जो है ध्यान रख लीजिए। तो प्रॉफिट एज पर बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से शुरुआत करिए। इसमें आपको करंट ईयर बैलेंस में से प्रीवियस ईयर बैलेंस माइनस कर देना है, आपका प्रॉफिट निकल आएगा। नेगेटिव आया तो लॉस होगा, ध्यान रखिएगा। फिर आपको जीआईपी स्क्वायर प्लस करना है, आप पहुंच जाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स पे। फिर आपको दलिप प्लस करना है, ग्रिड माइनस करना है, उससे आप पहुंच जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे। फिर आपको सीएसीएल का ट्रीटमेंट करना है और किस तरह से करना है वो मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पे। करंट एसेट में आपको उल्टा चलना है, करंट लायबिलिटी में सीधा चलना है, इसको मैं यूएस अप्रोच बोलता हूँ। ठीक है बच्चों, उससे आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकल आएगा। फिर आपको टैक्स पेड माइनस करना है जो कि प्रीवियस ईयर का हुआ करता है, और फिलहाल जो ब्रैकेट में लिखा है उसको इग्नोर करिएगा। उससे आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ या फिर कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकल आएगा। आपको शुरुआत करनी है प्रॉफिट के बैलेंस से, फिर आपको जीआईपी स्क्वायर प्लस करना है। ठीक है बच्चों, उससे आप पहुंच जाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पे। फिर आपको दलिप प्लस करना है, ग्रिड माइनस करना है, उससे आप पहुंच जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे। फिर आपको सीएसीएल का ट्रीटमेंट करना है, जिसमें सीए में आपको उल्टा चलना है और सीएल में सीधा चलना है, जिससे आप पहुंच जाएंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन पे। फिर आपको टैक्स पेड माइनस कर देना है जो कि प्रीवियस ईयर का ही होना चाहिए। उससे आपका कैश फ्लो फ्रॉम या फिर कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकल आएगा। पॉजिटिव आया तो कैश फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट विथ प्रॉफिट, देन जीआईपी स्क्वायर, देन दलिप ग्रिड, देन सीएसीएल, देन टैक्स पेड, आपका आंसर आ गया। ये जो चीज़ लिखी है ये बहुत रेयर होती है, इसलिए वो अलग से डिस्कस कर लूंगा इसके बारे में बच्चों। लेकिन आप मेन जीआईपी स्क्वायर को ध्यान रखिएगा, दलिप ग्रिड को ध्यान रखिएगा, सीएसीएल में आपको यूएस अप्रोच ध्यान रखनी है, करंट एसेट में उल्टा और करंट लायबिलिटी में सीधा, और लास्ट में टैक्स पेड माइनस कर देना, आपका ऑपरेटिंग आंसर आ गया। अब आप लोग जानना चाह रहे होंगे ये जीआईपी स्क्वायर क्या है, दलिप क्या है, ग्रिड क्या है, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको इससे मैं पक्का कह रहा हूँ कि बहुत आसानी से आप इससे जुड़े हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मैंने ऐसे ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का और साथ साथ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का भी शॉर्ट वो बनाया हुआ है एब्रीविएशन, जिससे आपको वो एक्टिविटीज़ भी आसानी से याद हो जाएंगी। पक्का 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 बच्चों। आइए बच्चों जीआईपी स्क्वायर जान लेते हैं क्या होता है। तो जीआईपी स्क्वायर का जी होता है जनरल रिजर्व, आई होता है इंटरिम डिविडेंड, पी होता है प्रपोज डिविडेंड, अगला पी होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो जीआईपी स्क्वायर मैं अभी आपसे इनको इग्नोर करने कहूँगा, ई स्क्वायर टी को। ठीक है, अभी आप जीआईपी स्क्वायर पे फोकस करिए। जीआईपी का जी होता है जनरल रिजर्व, जिसमें आपको डिफरेंस देना होता है। और केवल जनरल रिजर्व ही नहीं, अगर कोई और भी रिजर्व होगा जो प्रॉफिट से बनाया गया है वो ले सकते हैं, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसे कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फिर आपको इंटरिम डिविडेंड लेना है जो आपको करंट ईयर में आपने दिया होगा। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर में ही डिक्लेयर और करंट ईयर में ही पे कर दिया जाता है, दैट्स वाई इसको करंट ईयर का ही लेना होता है। फिर आपको प्रपोज डिविडेंड लेना है, यानी कि जो लास्ट ईयर प्रपोज किया गया था मगर पे इस साल किया गया है आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, वो प्रीवियस ईयर का लेना है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स लेना है जो करंट ईयर का होना चाहिए या फिर मेड होना चाहिए। ठीक है, यानी प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। क्लियर बच्चों, तो जीआईपी स्क्वायर कितना आसान है, जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, जीआईपी स्क्वायर, जीआईपी स्क्वायर। क्लियर बच्चों, जीआईपी स्क्वायर। अभी ई स्क्वायर टी को इग्नोर करिएगा। फिर आइए आप देखते हैं दलिप ग्रिड क्या होता है। तो जीआईपी स्क्वायर उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। बात करें बच्चों दलिप और ग्रिड की, तो दलिप का डी है डेप्रिसिएशन जो टेंजिबल एसेट पे लगता है, ए है अमोर्टाइजेशन जो इंटेंजिबल एसेट पे लगता है, एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, आई होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और लोन्स और ओवरड्राफ्ट जो आपने पे किया होगा, पी से होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बहुत रेयर होता है ये भी। और इसके अलावा कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस होगा जो प्रॉफिट से हटाया गया होगा उसको वापस ऐड बैक कर दीजिएगा। तो दलिप देखिए कितना अच्छा नाम है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल, इंटरेस्ट पेमेंट और प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स, या फिर एनी अदर नॉन कैश एक्सपेंस रिटर्न ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट्स। क्लियर बच्चों, दलिप। अब ग्रिड देखिए, ग्रिड का तो और भी आसान है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। तो ये दलिप ग्रिड इतने आसान नाम हो जाते हैं कि इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपका लिया जाता है इसके अंदर। और ये सब चीज़ें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में प्लस करने हैं, जो कि प्रॉफिट में जीआईपी स्क्वायर ऐड करने के बाद आया होगा। क्लियर बच्चों, दलिप प्लस ग्रिड माइनस दलिप ग्रिड, दलिप ग्रिड, दलिप ग्रिड, कितना आसान है। और इसके बाद आपको मैंने सीएसीएल के लिए आपको बताया है, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज के लिए, कि आपको यूएस अप्रोच फॉलो करनी है। यूएस अप्रोच का मतलब करंट एसेट में उल्टा चलना है, करंट लायबिलिटी में सीधा चलना है। और करंट एसेट में ध्यान रखिएगा आपको कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस नहीं लेने होते हैं, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को नहीं लेना होता है। ठीक है, उसके अलावा करंट लायबिलिटी की वो चीज़ें जिनको हमने कहीं और ले लिया होता है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग में आता है, उसको मत दीजिएगा।
और उसके अलावा प्रोविजनल टैक्स भी शॉर्ट टर्म उसके अंदर लिखा होता है करंट लायबिलिटी के अंदर, मगर उसको भी CACL में मत लीजिएगा। उसके अलावा करंट इन्वेस्टमेंट को भी CACL में मत लीजिएगा। ये वो चीज़ें हैं जिसको CACL का ट्रीटमेंट करते समय आपको नहीं लेना है ऑपरेटिंग में। ठीक है बच्चों, बाकी डेटर्स ले सकते हैं, बिल रिसीवेबल ले सकते हैं, आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ले सकते हैं, क्रेडिटर्स ले सकते हैं। ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस मैंने बता ही दिया। तो ये इन्वेंट्रीज ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको लेनी है करंट एसेट करंट लायबिलिटी में, और करंट एसेट में आपको उल्टा चलना है, करंट लायबिलिटी में सीधा चलना है। ठीक है बच्चों, तो इन ऑल देखिए फॉर्मेट कितना आसान सा है। आपको शुरुआत करनी है प्रॉफिट से, फिर इसमें GIP² प्लस कर देना है, उससे आप पहुंच जाओगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स पे। फिर आपको क्या करना है बच्चों, दलिप प्लस करना है, ग्रिड माइनस करना है, जिससे आप पहुंच जाओगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे। फिर आपको क्या करना है बच्चों, आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करना है। करंट एसेट में उल्टा चलना है और करंट लायबिलिटी में सीधा चलना है। ठीक है बच्चों, फिर लास्ट में आपको टैक्स पेड माइनस कर देना है, उससे आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव आया तो कैश फ्लो फ्रॉम लिखिएगा, नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड इन लिखिएगा। अब मैं इन 3 चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ बच्चे, बहुत रेयर होते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम और टैक्स रिफंड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम होगा और टैक्स रिफंड, ये बहुत ही रेयर आइटम्स है, याद रखिएगा इन तीनों चीज़ें। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस प्लस करिएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम माइनस, टैक्स रिफंड भी होगा तो माइनस। ठीक है बच्चों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस जैसे लॉस बाय फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट और लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी लाइक फ्लड्स और अर्थक्वेक। ठीक है बच्चों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम जैसे कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी और कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें जो होती हैं आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम में आती हैं। और टैक्स रिफंड वो होता है जो एक्सेस टैक्स आपने पे कर दिया था, तो जो रिफंड आता है उसे टैक्स रिफंड कहते हैं, तो इसे माइनस कर दीजिएगा। और इनके बारे में खास बात ये होती है कि यही बिल्कुल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के एंड में जाके वापस रिवर्स हो जाते हैं, यानी एंड में बिल्कुल लास्ट में ये प्लस हुआ था तो बाद में माइनस हो जाएगा, ये माइनस हुआ था तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हुआ था तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा। ये तीनों चीज़ें बहुत रेयर है, मैं प्रेफर से कह रहा हूँ बच्चों, आपको बहुत कम इनका ध्यान रखना है। मेन आपको GIP², दलिप और ग्रिड का ध्यान रखना है। GIP² का G है जनरल रिजर्व, इंट्रीम I है इंट्रीम डिविडेंड, P है प्रपोज डिविडेंड और अगला P है प्रोविजनल टैक्स। और दलिप का D है डेप्रीशिएशन, A है अमोर्टाइजेशन, L है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट, और I है आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और लोन और ओवरड्राफ्ट। P से प्रोविजनल बैड डेट्स या कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस आ सकता है जो प्रॉफिट से राइट ऑफ किया गया होगा। ग्रिड का G है आपका गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। R है रेंट रिसीव, I है इंटरेस्ट रिसीव और D है डिविडेंड रिसीव। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों इस तरीके से आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट आसानी से लर्न हो जाएगा।